बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन कराम, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। एक वीडियो है नवाज शरीफ की मरी की सड़कों पर इस्तकबाल की। मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी हमराह हैं और नवाज शरीफ साहब के सामने अवाम का जमे गफीर, अवाम का समुंदर है, ठाठे मारता समुंदर। कुछ चीज़ें हैं जो नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये वीडियो भी आपके सामने रखूंगा और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए एक आप कह सकते हैं कि लम्हे फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया क्या है, सोचने का मकाम क्या है, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ मलिक रियाज साहब का जो इंटरव्यू, जिसकी खबर मैंने कल रात गई आपको दे दी थी, उस इंटरव्यू के कुछ मंदरजात सामने आ रहे हैं और इस इंटरव्यू में जो बातें की गई हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं। कुछ इसी तर्ज की बातें हैं और तीन चार ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस इंटरव्यू को दबरदूस कर देंगे, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि तमाम तर जो इंटरव्यूज हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी हुए वो ठुस हुए, बुरे तरीके से ठुस हुए। और अब मलिक साहब वाले इंटरव्यू में क्या मामला होने जा रहा है उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स में रख देता हूं। एक जानिब तो कुछ बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं मुल्क के अंदर और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर भी बहुत से केसेस हैं। रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब वाला फेट भी उनका अभी डिसाइड हो जाएगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करना चाहती है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में उस पर मैं आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और कहा यह जा रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज फारिग हो जाएंगे, इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसलिए ये मामला इतना सादा नहीं है कि हम इसे इतनी आसानी से इग्नोर करें। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जमानत का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। नोटिस जारी कर दिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने और उन्होंने आज ये भी रिमार्क्स दिए कि ये जो ट्रायल कलअदम हुआ है इसका नुकसान तो आपको हुआ है। अब ये किस तरह से ये चलें जस्टिस साहब बताएंगे। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुतल्लिक खुसूसी अदालत के फैसले से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त में की गई इस्तदा से बढ़कर रिलीफ दिया। दरखास्त गुजार ने खुसूसी अदालत की तश्कील कलअदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की। क्या लाहौर हाईकोर्ट को आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार है? मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को आईने पाकिस्तान ने दिया है। इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुतल्लिक खुसूसी अदालत के फैसले से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार तौफीक आसिफ के वकील हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत को कार्रवाई आगे बढ़ाने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परवेज मुशर्रफ सरेंडर ना करते तो भी कार्रवाई चलाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाहौर हाईकोर्ट के नोटिस में भी लाया गया। लाहौर हाईकोर्ट में मुशर्रफ की दरखास्त अटॉर्नी नजीर अहमद ने दायर की। अटॉर्नी की दरखास्त के साथ बयान हल्फी मुशर्रफ का ही लगाया गया। जस्टिस फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि परवेज मुशर्रफ ने बयान हल्फी पाकिस्तान में होते हुए दिया था। वकील हामिद खान ने कहा कि तासुर मिलता है कि मुशर्रफ ओथ कमिश्नर के सामने लाहौर में पेश हुए थे। दर हकीकत परवेज मुशर्रफ बयान हल्फी के वक्त मुल्क में थे ही नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक ओथ कमिश्नर मियां खालिद महमूद जोया थे। इस सब के अंदर और भी बड़ी बातें हुई हैं और कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन अब इस सब के अंदर देखते हैं, क्योंकि केस की समाअत 28 नवंबर दिन 11:30 बजे तक मुलतवी तो कर दी गई है, लेकिन काजी साहब इस केस से क्या निकालना चाह रहे हैं और क्या अगर जो स्पेशल कोर्ट थी उसके जजमेंट को ये री इंस्टेट कर देते हैं, जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कल कहा कि वो फैसला अभी भी मौजूद है, तो क्या परवेज मुशर्रफ साहब को इस्लामी इक़दार, इखलाकी इक़दार के बरक्स जाकर, कानून से भी बहुत ऊपर जाकर उनकी कब्र से निकाल कर क्या आप डी चौक में लटकाएंगे जो उस फैसले में था? ये सारे सवालात बड़े अहम हैं और अहमियत के हामिल हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में आइंदा समाअत पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया है। अदालत ने कहा है कि कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, वरना निगरान वजीर आजम पेश हो। अदालत ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर 29 नवंबर को निगरान वजीर आजम को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर दिफा, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने कहा कि दोगल साहब
पहले तो आप बता दें कि ये केस है क्या, ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि आज इस केस की 21वीं समाअत है। इससे कबल जस्टिस अतर मिनल्लाह जो चीफ जस्टिस थे, उनके पास था ये केस। अदालत के हुक्म पर कमीशन बना, उसमें सवालात पेश किए गए, जबरी गुमशुदगियों का मामला विफाकी हुकूमत को भेजा गया। सिर्फ एक का नहीं, 51 बलोच तलबा जो हैं उनका मामला है। अब ये सारी चीज़ें बड़ी आम हैं और इसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर आज़म को मामला भेजा था, वज़ीर आज़म को खुद एहसास होना चाहिए, वो समझे कि वो आकर कहेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं, अगर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था तो रजिस्टर करते। और ये एक बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है इस वक्त रियासत का, स्टेट का और निगरान वज़ीर आज़म साहब का भी। तो अदालतों के अंदर कुछ हलचल है। ये आप नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे सब जो है रावी जो है वो चैन ही चैन लिख रहा है, ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अब कहा है कि जी पीडीएम हुकूमत में इसलिए कामयाब नहीं हुए, इसकी वजह हमारे इत्तहादी खिदमत करने के बजाय अपनी ज़ाती दुश्मनियों पर तवज्जो दे रहे थे। बिलावल साहब से पूछना तो चाहिए कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना। ऐसी पशेमानी का अब अवाम क्या करे? अवाम का तो भुरकस निकालने में आप भी बराबर के हिस्सेदार थे, आप शहबाज कैबिनेट का हिस्सा थे। अब आप अपने आप को अलग जरूर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मेरे हिस्से तो फॉरेन पॉलिसी थी, उसमें बताएं मैंने क्या गलती की। अब इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो बुजुर्गों को भी मशवरा दे रहे हैं कि अब वो आराम से बैठे और अल्लाह अल्लाह करें। और ये मशवरा उन्होंने सिर्फ मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को नहीं, बल्कि अपने वालिद ग्रामी आसिफ अली जरदारी साहब को भी दिया, जो कि इस वक्त मफाहमत की पॉलिसी पर हैं और बिलावल इस वक्त मजाहमत की पॉलिसी पर हैं। और बिलावल ने ये जो बुजुर्गों को मैसेज दिया, ये भी बहुत ज्यादा मानी खेज है और बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब जरा आ जाते हैं जो मैंने अपने इब्तदाइये में आपके सामने बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट्स रखी थी उन पर। मलिक रियाज साहब जो हैं, उनका आपको पता है कि उनके इंटरव्यू की बाज़गश्त है और उनके इंटरव्यू के हवाले से मैंने आपको बताया कि उसमें 2014 के धरने तक का मलिक साहब ने जिक्र करना है। एक वो जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस था और फिर बैरिया टाउन का केस सुप्रीम कोर्ट में चला, साकिब निसार साहब के हवाले से उन्होंने बात करनी है और उनकी बात मंजर आम पर आनी है। आइंदा आने वाले दिनों वैसे आपको आयशा गुलालई का भी एक इंटरव्यू आएगा, एक चला हुआ कारतूस फिर से चलेगा और इमरान खान साहब के किरदार के ऊपर मजीद कीचड़ उछाला जाएगा। लेकिन मलिक रियाज साहब वाला इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, बाकी इंटरव्यूज के ऊपर तवज्जो ना भी दें क्योंकि वो किरदार से मुतल्लिक हैं, तो उन पर तो डिस्कशन भी करना अब वक्त का ज़िया होगा। अब नाज़रीन किराम, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अब आपने ये नुक्ता समझना है। मलिक रियाज साहब के हवाले से बताया जा रहा है और आप वैसे देखें कि ये कैसा इंटरव्यू है कि जिसके मंदरजात पहले ही आउट हो चुके हैं और इस सब के अंदर ये ज़राए ये बता रहे हैं मुबैना तौर पर, जो इस वक्त बात चल रही है बहुत से साफ्ती हल्कों के अंदर, साफ्ती ग्रुप्स के अंदर, सियासी ग्रुप्स के अंदर ये बात चल रही है कि ये सारी बातें इस इंटरव्यू के अंदर हुई हैं। मलिक रियाज साहब का दावा है मुबैना तौर पर कि मेरी बेटी से सिर्फ हीरे जवाहरात नहीं बल्कि बहुत कुछ लिया गया। 1 अरब रुपए कैश बुशरा ने हमसे वसूल किया, मतलब बुशरा बीबी 1 अरब रुपया कैश की सूरत में मलिक रियाज फैमिली से वसूल कर चुकी। बुशरा ने मेरी बेटी को बनी गाला में 12 घंटे बंद किया था और पैसों का मुतालबा करती रही। हमारे पास तमाम ऑडियो कॉल्स रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, मैं बहुत कुछ सामने लाऊंगा। एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि मलिक साहब सामने ये ला नहीं रहे लेकिन ला सकते हैं, कह रहे हैं। इमरान खान ने मुझसे खुद बात की और 20 अरब रुपए का मुतालबा किया। अगर ये बात है तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन होगा और ये एक बॉम्ब शेल से कम नहीं होगा। मलिक रियाज साहब ने कहा कि इमरान खान ने जमाइमा के अकाउंट में फराह गोगी के जरिए कुछ रकम ट्रांसफर की। मतलब अब जमाइमा जो हैं वो भी इस सब के अंदर मुबैना तौर पे इन्वॉल्व होंगी कि खान साहब ने 20 अरब रुपया मलिक रियाज से डिमांड किया और फराह गोगी के जरिए जमाइमा जो इमरान खान साहब की साबका अहलिया और उनके बच्चों की वालदा हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। मलिक रियाज का कहना है कि इमरान खान ने 20 अरब के बदले बुशरा बीबी के नाम पर इंग्लैंड में फ्लैट का मुतालबा किया। मलिक रियाज ने कहा कि सेनेट इलेक्शन इमरान खान ने मुझसे हॉर्स ट्रेडिंग में मदद मांगी थी। इमरान खान ने कुछ नाम दिए थे कि इनकी नकद अदायगियां करूं। खैबर पख्तूनख्वा के 2 साबका मिनिस्टर ने बहुत बड़ा हिस्सा वसूल किया। इमरान खान ने कहा कि इन 2 मिनिस्टर्स को नाराज नहीं करना। अदम एतमाद के दौरान इमरान खान मुझसे बार बार कह रहा था कि जरदारी साहब के साथ मेरी डील करवा दो। अदम एतमाद के दौरान इमरान खान ने मुझसे एमक्यूएम को ले दे पर मनाने की बात की। इमरान खान ने बुशरा बीबी को पैसों की वसूली के लिए रखा हुआ था। गोगी ने बहुत से लोगों से पैसे वसूल किए, मैं सबके नाम जानता हूं, मैं सबूत के साथ बात करूंगा, हर बात का सबूत जो है वो मेरे पास मौजूद है। अब ये मलिक रियाज साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है या इसकी हम इंपॉर्टेंस को इतनी आसानी से इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका एक क्लिप जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है और मरी में वो फैमिली टाइम गुजार रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा साथ हैं। नवाज शरीफ साहब अल्लाह का शुक्र है कि सेहतमंद है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और वो खुद गाड़ी ड्राइव
ریوائیو کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے فیملی کی یادیں کہ میں اور کلثوم یہاں پر آیا کرتے تھے اور یہ سب کچھ چلے ایک اچھی یاد ہے فیملی کی، ایک فیملی ٹائم گزار رہے ہیں، لیکن اس میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک میسج ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں نکالا گیا، ان کے ساتھ جو کچھ بھی اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے کیا 3 مرتبہ، میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت کم اس حد تک نہیں ہو سکی جو آج میاں نواز شریف صاحب نے خود کی۔ وہ بات ہے نا کہ مولا نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردہ، جب تک آپ اپنی پاپولیرٹی کے خود اور اپنی مقبولیت کے اور اپنی سیاست کے خود دشمن نہ ہو جائیں تو کوئی آپ کی سیاست کو نہیں بگاڑ سکتا۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور آپ ذرا یہ دیکھیں ایک لمحے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا، اور اس میں 2-3 لوگ ہیں جی بازار کے اندر مری وغیرہ کے، اور وہاں پہ نواز شریف صاحب انہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ آپ نے ذرا یہ ویڈیو غور سے دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ایک میسج پنہا ہے۔ وہ میسج کیا پنہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ نے ساتھ یہ سوچنا ہے، چاہے کوئی نون لیگ کا ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے کہ اس شخص کی جگہ یہ جو گاڑی چلا رہا ہے نواز شریف کی جگہ عمران خان ہوتا تو اسی عوام کا آج کیا رد عمل ہوتا جو نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز کے اوپر کہ کچھ لوگ پہلے اکٹھے ہیں، 7-8 لوگ، انہیں نواز شریف صاحب آتے لا رہے ہیں، پھر کچھ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ یہاں میں اور کلثوم نا اس روڈ پہ پیدل آتے تھے، اچھا ہمیں بعد میں بلاتے تھے مری سے، مری سے، گھر سے، اچھا 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 اب تو چھانگلا گلی، یہ سب پیدل جاتے تھے ہم، پیدل، اور بڑا تیز چڑھتے تھے ہم چڑھائی، نہیں سمجھے آپ؟ جی جی میں سمجھ گئی بالکل۔ آگے بھی چڑھائی آئے گی کافی، دیکھنا، وہ ہم بڑی تیز چڑھتے تھے، اور مریم ہم نا کھانا لے کر پھر آتے تھے، اور یہ پیچھے سے کھانا لے کے ایمے جی جی چڑھائی دیکھو، ہاں جی یہ چڑھائی ہم چڑھتے تھے اور تیز تیز، یہاں آگے جگہ آتی ہے کالی مٹی، ہاں جی کالی مٹی ہے، وہاں کلثوم کی خالہ گرمیوں میں آتی ہوتی تھی، ہم ان کے گھر جاتے ہوتے تھے، کھانا دیتی تھی۔ باڑیاں آ گیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو ہاتھ ہلا رہے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے لوگ آگے سے ہاتھ نہیں ہلا رہے لیکن میاں نواز شریف صاحب سب کو ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ ایک بندے نے بس ہاتھ کھڑا کیا ہے لیکن وہ چاروں طرف دونوں طرف جو ہے وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، اور 2-3 لوگوں نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا ہے لیکن کوئی جوش اور جذبہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ مقبولیت ہے، یہ نواز شریف صاحب 4تھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایم اے ہم یہاں پہ آئے تھے 1994 میں، اچھا جی یہاں اس اسپاٹ پہ، اچھا تو یہ آپ نے دیکھی ویڈیو، اور اس سب کے اندر ناظرین کرام بہت کچھ پنہا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر وہ ایک پیغام جو میاں نواز شریف صاحب کو سمجھ جانا چاہیے تھا، اور جو میاں نواز شریف صاحب کو بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ میاں نواز شریف صاحب اگر سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن امید ہے اس وقت وہ سمجھیں گے نہیں، کیونکہ یہ جب تک باتیں سمجھ آتی ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور میاں صاحب کی سیاست کے لیے بھی یوں لگ رہا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب جو ان کی ایک بیانیہ تھا اور ان کے اندر پوٹینشل تھا کہ وہ واپس آ کر کچھ اپنا بیانیہ ریوائیو کرتے، انہوں نے ہر چیز کا سودا کیا، اور اس وقت نواز شریف اگر وزیر اعظم بنتا ہے تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کمپرومائزڈ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، اور سب سے زیادہ پہلے سے ہر چیز ڈیل کے مطابق۔ اور سب سے بڑا چیلنج نواز شریف صاحب کو کیا ہوگا کہ مقتدرہ اقتدار نہیں دے گی، سیٹ دے گی۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں اب اگر ویسے تو دیکھنا یہ ہے کہ عوام اس میں اب کیا کرتی ہے نا، عوام نے بھی تو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہیں، عوام کے اندر تو مقبولیت ٹھس ہو چکی ہے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان۔